ये पॉलिटिकल कल्चर हमको देखने को मिलता है। दूसरी बात, आप जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे तक चले जाइए, आज प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? एक तरफ आइडियोलॉजिकल बेस्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विद काडर बीजेपी खड़ी है, सामने मुकाबला कौन कर रहा है? ऑल पार्टीज विच रिप्रेजेंट डायनेस्टी एंड फैमिलीज, नेशनल एज वेल एज रीजनल पार्टीज। ये हमारे लिए अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसकी गहराइयों को पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एनालिसिस्ट के रूप में हमको समझने की आवश्यकता है। आप जम्मू कश्मीर उठाइए, आप हरियाणा उठाइए, आप उत्तर प्रदेश उठाइए, आप तेलंगाना उठाइए, आप आंध्र प्रदेश उठाइए, आप तमिलनाडु उठाइए, सब जगह आपको फैमिलीज मिल जाएंगी। अब महाराष्ट्र भी आजकल फैमिलीज की तरफ चल पड़ा। यानी ये जो पॉलिटिकल कल्चर में फैमिली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, यह एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है। और उस चैलेंज, और मैं ये कहूंगा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में देयर इज ए कॉन्शियस एफर्ट कि हम वंशवाद को से पार्टी को प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं, और उसके लिए हमने कॉन्शियस एफर्ट किया है। अंदर अपनी पार्टी के अंदर भी उन सारी चीजों को आगे ठीक और रेक्टिफाई करने का प्रयास किया है। लेकिन इस बात को हमको समझना चाहिए कि एक लोकतंत्र के लिए जो चैलेंज हमारे सामने है, और मोदी जी के नेतृत्व में जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को लेकर के आगे हम लोग बढ़े, तो उस थॉट प्रोसेस को अगर हम देखें तो वो अनफोल्डमेंट कैसे हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अपने आप को जो बोले, आजादी से लेकर के 2014 तक कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजिकल यात्रा क्या रही है, उसको हमको समझना चाहिए। व्हाट हैज बीन द आइडियोलॉजिकल पाथ विच दे हैव टेकन। अगर आपको ध्यान में आएगा कि इट्स बिट्स एंड पीसेस, जब जो चल गया, जब जो नारा चल गया उसको चला लिया, लेकिन देश को आगे 20 साल बाद क्या आवश्यकता होगी और हमको किस रास्ते पर जाना है, ये नहीं था। और तभी मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि आई रिप्रेजेंट अ पार्टी विच इज आइडियोलॉजिकल बेस्ड, कार्डर बेस्ड एंड ए नेशनल पार्टी, and no compromise on ideology. This we have to understand. आप कहेंगे हमारा रास्ता क्या है? हमारा रास्ता है, अब उस समय हमको 1960s में लोग कहते थे व्हाट इज योर इकोनॉमिक प्रोग्राम, व्हाट इज योर इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। हम कहते थे इकोनॉमिक आइडियोलॉजी ये माइक्रो लेवल्स के बारे में चर्चा करने से पहले हमको अल्टीमेट पाथ तय करना है, और अल्टीमेट पाथ क्या था? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद क्या था? जिसमें पेट, मन, बुद्धि, आत्मा सबका बैलेंस होकर के हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति के साथ खड़ा हो सके, एक हेल्दी सोसाइटी बने, इसकी चिंता करना ये हमारा काम है। उसी का अनफोल्डमेंट क्या हुआ? अंत्योदय। उसी का अनफोल्डमेंट क्या हुआ? मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस बात को लेकर के आगे बढ़े। तो दिस इज एन अनफोल्डमेंट, और उसी में से ये सारे प्रोग्राम, स्कीम्स और ये सब कुछ जो निकला वो उसी में से निकला। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। अगर हम बात करें तो हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, हमारे विरोधी हमेशा वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, और वोट बैंक पॉलिटिक्स उनके जहन से निकलता नहीं है, वो उसी को अपना रास्ता मानते हैं। और फिर गवर्नमेंट्स भी जो देते रहे हैं, दैट हैज बीन रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। It is not the governments do not represent the society as a whole. In totality वो हमारे को represent नहीं करते हैं। तो इस बात को भी हमको समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, और 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में योगदान की दृष्टि से, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, इसलिए हमको याद नहीं रहता, और हम उनकी इंपॉर्टेंस को एक डे टू डे एक्टिविटी के रूप में ले लेते हैं। When Modi ji talked about स्वच्छता अभियान from the ramparts of लाल किला, लाल किले के प्राचीर से उन्होंने चर्चा की, तो ऑपोजिशन ने मखौल उड़ाया। ये क्या प्रधानमंत्री है, लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता की बात करता है, सफाई की बात करता है, कूड़ा उठाने की बात करता है? What is this prime minister? What is his vision? Do we know
that because of this Swachhta Abhiyan, understand the, first of all, the dimension of the problem, the scale of the problem, कि इस देश में 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाने की आवश्यकता पड़ी. इसका मतलब 11 करोड़ families were without toilets. Now, do we understand what is the meaning of a house without a toilet? It means, it demeans the women empowerment. वो मातृशक्ति को एक बहुत बड़ा चैलेंज देती है. लोहिया ने 1960s में जाकर के अपने पार्लियामेंट में कहा कि मुझे शर्म आती है कि जब मैं सड़क पर चलता हूं तो महिलाएं बड़ी झुंड में आकर के अपने नेचुरल नीड्स के लिए सड़कों पर बिखरती हैं, और इस तरीके का उनके पार्लियामेंट का भाषण है. बट नोबडी डिड एनीथिंग. लेकिन आज 11 करोड़ फैमिलीज को अगर टॉयलेट मिलता है तो 11 करोड़ फैमिलीज का एम्पावरमेंट होता है, और स्पेशली विमेन का एम्पावरमेंट होता है. इस बात को हमको समझना चाहिए. And I being a health minister, I can say, हम ये कह सकते हैं, waterborne diseases कम हो गई, डायरिया कम हो गया. इस देश में 10 लाख लोग डायरिया से बच्चे हर साल पीड़ित होते थे, और 3 लाख जीवन लीला समाप्त हो जाती थी. आज डायरिया रिड्यूस हो गया, ये वाटरबोर्न डिजीजेस खत्म हो गए. टाइफाइड, बाकी सारी चीज़ों पर भी उसका एक असर पड़ा है. तो इस बात को भी हमको समझना चाहिए कि ये स्वच्छता अभियान सिर्फ एक देखने के लिए नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक प्रयास हुआ है जिसने देश की तस्वीर और तकदीर को बदला है, और उसकी गहराई को हमको समझने की आवश्यकता है, हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है. अब ये उजाला योजना, 19,000 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी बिल अब गरीब आदमी का कम आ रहा है. ये छोटी घटना है. और मुफ्त में एलईडी बल्ब्स बांटे गए, उनको इनकरेज किया गया, उनको आगे डेवलप करने की कोशिश की गई. ये कोई छोटी घटना है, तो इसको भी हमको समझना चाहिए. अगर हम दीनदयाल ग्राम ज्योति, अपने ग्राम ज्योति योजना की बातचीत करें, टिल 2014 भारत को इंतजार करना पड़ा, 18,000 गांव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के थे. आप सोचिए ना कैसा होगा देश, और वहां के पढ़ने वाले बच्चे कैसे होंगे, जो लालटेन में पढ़ते होंगे, जिनको टीवी की सुविधा नहीं होगी, जिनको बाकी चीज़ों की सुविधा नहीं होगी. उनका घर कैसा होगा, और उनकी अपलिफ्टमेंट कैसी होगी. आज 10% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस हुआ, एंड दिस वाज डन इन 1000 days. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. दिस इज द चेंज, और ये चेंज भारत का तस्वीर चेंज करने के लिए इसमें से हम लोगों को समझना चाहिए. मैं तो गांव से आता हूं. आप कोई इंडिविजुअल अगर कोई बिजली मांगता था, कोई गांव के लोग बोलते थे मेरे 10 घरों में बिजली नहीं है, ये नई बस्ती बनी है, तो जेई बोलता था, जेई यानी जूनियर इंजीनियर, हाँ तार है तुम्हारे पास? नहीं है. ऐसा करो, आधी तार तुम खरीदो, आधी मैं कहीं से इंतजाम करूंगा. सुनिए शब्द, मैं कहीं से इंतजाम करूंगा, और गांव वाले खंबा ले जाना उठा करके, यानी पोल. ये पोल उठा के गांव ले जाए, वहां पर उसको रखे, तार आधी तुम देना, तार हम आधी देंगे, और फिर एहसान जताएंगे कि तुम्हारे यहां मैंने बिजली पहुंचा दी, और फिर बोलेंगे हमारा बख्शीश का क्या. ऐसी स्थिति में सौभाग्य योजना के तहत 2 करोड़ 86 लाख, नियरली 3 करोड़ घरों में प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त बिजली पहुंचाई है. इस बात को हमको समझना चाहिए. बिजली का कनेक्शन मुफ्त दिया. मैं लखनऊ के पास एक गांव में गया, मेरे को एक गांव के आदमी ने बोला मजा आ गई भाई. मैं कहा क्या मजा आया भाई? अरे जेई, पहले हम जेई के पीछे दौड़ते थे, अब जेई हमारे पीछे दौड़ता है, बोलता है कि फॉर्म लगवा लो, साइन कर दो, हम शाम तक तुमको बिजली दे देंगे. यह है सौभाग्य योजना, जिसको हमको समझना चाहिए. और मैं ग्रास रूट लेवल की बात कर रहा हूं, मैं कोई अतिशोक्ति, कोई मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं. मैं गया था उसकी खुशी में शामिल होने के लिए. उसने कहा बाबूजी मजा आ गया,